बहुत पुरानी बात है। मस्काट के करीब एक इलाका था जिसे अल रिमल के नाम से जाना जाता था। ये शहर अपने पुराने बाजारों और अमीर ताजिरों के लिए मशहूर था। उसी शहर में एक शख्स रहता था जिसका नाम अयान था। अयान अपनी जिंदगी की जरूरतें पूरी करने के लिए न तो कोई काम करता था, न ही उसे मेहनत मजदूरी करने में कोई दिलचस्पी थी। उसका यकीन था कि अक्लमंदी से जो मिल सकता है उसके लिए हाथ पांव गंदे करने की जरूरत नहीं। इसलिए जब भी उसे मौका मिलता वो किसी ना किसी के घर में चोरी करने निकल पड़ता। चोरी करने में उसे ऐसी महारत हासिल हो चुकी थी कि आज तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया था। उसका तरीका बड़ा ही समझदारी से भरा हुआ था। दिन के वक्त वो चुपचाप किसी घर के पास बैठकर उसकी निगरानी करता, देखता कि उस घर में कौन कौन रहता है, कौन कब आता जाता है और सबसे अहम बात, कब घर खाली होता है। फिर जब रात का अंधेरा गहराता और पूरा शहर नींद में डूब जाता, अयान दबे कदमों से उस घर में दाखिल होता और जो कुछ भी कीमती हाथ लगता समेट लेता। एक रोज दोपहर के वक्त अयान ने इरादा किया कि आज किसी के घर से कुछ चुरा लिया जाए, जिससे कुछ दिनों का गुजारा आसानी से हो सके। यही सोचकर उसने एक पुराने मगर साफ सुथरे घर का चुनाव किया। वो लंबे वक्त तक उस घर का जायजा लेता रहा, मगर उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद अचानक एक बुजुर्ग शख्स घर के अंदर से बाहर निकला। अयान ने देखा कि वो बुजुर्ग एक लकड़ी के सहारे चीजों को टटोलते हुए चल रहा है। उसे अंदाजा हुआ कि वो शख्स शायद नाबीना है। थोड़ी देर बाद वो बुजुर्ग वापस घर के अंदर चला गया। अयान ने ये मौका गंवाना मुनासिब नहीं समझा। वो भी आहिस्ता आहिस्ता उस अंधे शख्स के घर में दाखिल हो गया। उसने चारों ओर देखा और यकीन हो गया कि बुजुर्ग वाकई देखने से महरूम है। अयान ने फौरन घर के कमरों का जायजा लेना शुरू किया। एक कमरे में उसे एक संदूक रखा हुआ दिखाई दिया। उसने धीरे से संदूक खोला तो देखा कि उसके अंदर कई अशरफियां और सोने जवाहरात रखे हुए हैं। लालच में आकर अयान ने कुछ अशरफियां उठाई और बहुत एहतियात से बगैर कोई आवाज किए घर से बाहर निकल आया। घर से बाहर आकर अयान ने जेब में रखी अशरफियां निकाली और गिनने लगा। चमकती हुई सोने की वो मोहरें उसकी आंखों में एक अजीब सा लालच भर रही थी। वो सोचने लगा, अगर उस घर में पूरी तरह से चोरी कर ली जाए तो इतना माल हाथ लग सकता है कि अगले 2-3 साल तक बिना किसी काम और मेहनत के आराम से गुजारा हो सकता है। घर पहुंचते ही वो बेचैनी से टहलने लगा। उसके जहन में बार बार वही संदूक और उसके अंदर भरा हुआ खजाना घूम रहा था। मगर फिर वो बेचैन में बड़बड़ाया, माल तो बहुत है, मगर अकेले मुझसे इतना सब कुछ उठाना और लेकर भागना आसान नहीं होगा। मुझे इस काम में किसी और की मदद लेनी होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा माल चुराया जा सके। इसी ख्याल में डूबा हुआ अयान एक जगह बैठ गया। तभी उसका ध्यान अपने 2 पुराने दोस्तों अदील और रौनक की तरफ गया। वो भी अयान की तरह ही गरीब थे। बचपन से ही तीनों साथ थे। अदील और रौनक दोनों ही बहुत ज़हीन थे। उनकी समझ, उनकी सूझबूझ दूसरों से कहीं बेहतर थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी अकल का इस्तेमाल मेहनत या अच्छे कामों में न किया। बस यूं ही जिंदगी गुजारते रहे। अयान को यकीन था कि अगर वो दोनों उसका साथ दें तो उस बूढ़े के घर से पूरा खजाना उठाना बिल्कुल मुमकिन है। इसी ख्याल में अयान अपने दोस्तों की तलाश में निकल पड़ा। कुछ ही देर में उसे अदील और रौनक खेत के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे नजर आ गए। अयान चुपचाप उनके पास गया, मुस्कुराते हुए बैठ गया और हालचाल पूछने लगा। कुछ देर तक आम बातें होती रहीं। फिर अचानक अयान जरा धीमे लहजे में बोला, मेरे पास एक ऐसा काम है जो अगर हम कर जाएं तो रोटियां सेंकने की जरूरत नहीं रहेगी। रोटियां खुद हमारे दरवाजे पर आएंगी। अयान ने आगे कहा, तुम दोनों सारा दिन यूं ही यहां वहां भटकते हो, कोई काम धंधा नहीं। अगर चाहते हो कि आने वाले कुछ साल आराम और खुशहाली में गुजरें तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बस मेरी बात मानो, इस काम में मेरा साथ दो, फिर देखना हम तीनों के पास भी इतना माल होगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अयान की बात सुनकर दोनों दोस्त अदील और रौनक ने उसे हैरत से देखा और एक साथ पूछा, कौन सा ऐसा काम है
जिससे हम इतनी जल्दी अमीर हो सकते हैं? अयान ने इधर उधर देखा, फिर आवाज धीमी करते हुए बोला, तुम दोनों को बस मेरे साथ एक घर में चोरी करनी होगी। इतना माल है वहां कि जिंदगी भर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बात सुनते ही दोनों दोस्त चौंक पड़े। उनके चेहरे पर डर और हैरानी साफ झलक रही थी। अदील ने फौरन कहा, अयान, ये चोरियों का काम हमारा नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं किया और न ही करना चाहते हैं। रौनक ने भी सिर हिलाते हुए कहा, अगर खुदा न ख्वास्ता पकड़ लिए गए तो चोर की सजा जानते हो ना? काजी एक हाथ काट देगा और पूरे शहर में जो जिल्लत होगी वो अलग। उनकी बातों को सुनकर अयान ने कहा, फिक्र मत करो, हम किसी हाल में पकड़े नहीं जाएंगे। जिस घर में हम जाने वाले हैं वहां एक बूढ़ा शख्स रहता है जो आंखों से अंधा है। अगर चोरी करते वक्त वो जाग भी गया तो हमें देख नहीं सकेगा। मैं उस घर का जायजा ले चुका हूं। एक कमरे में बहुत कीमती चीजें और एक संदूक रखा है जिसमें ढेर सारी अशर्फियां हैं। इतना कहकर अयान ने अपने कपड़ों से वो अशर्फियां निकाली जो उसने पहले से चुरा रखी थीं और उन्हें अदील और रौनक के सामने फैला दिया। लेकिन फिर भी दोनों दोस्तों ने सिर झुकाकर इनकार किया। हम इस गलत रास्ते पर नहीं चल सकते, अदील ने कहा। न ये हमारे बस की बात है, न हमारा ज़मीर इसे मंजूर करता है, रौनक बोला। आखिरकार अयान ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, तुम लोग किसी चीज को हाथ मत लगाना, बस मेरे साथ चलना और जब मैं माल एक कपड़े में बांध लूं तो मुझे उसे घर से बाहर निकालने में मदद करना। इसके बदले मैं तुम्हें वही इनाम दूंगा जो तुम्हें चोरी में साथ देने पर मिलने वाला था। अयान ने धीरे से कहा, हम रात में चलेंगे, तुम लोग किसी भी बहाने से अपने अपने घर से निकल जाना। जैसे ही रात का अंधेरा पूरे शहर पर छाया, अदील और रौनक ने अपने घर वालों से सैरो तफरीह का बहाना बनाया और चुपचाप बाहर निकल आए। दोनों सीधे अयान के घर पहुंचे जहां अयान पहले से उनका इंतजार कर रहा था। तीनों दोस्त अब खामोशी से उस बूढ़े शख्स के घर की ओर चल दिए। कुछ ही देर में वो बूढ़े के घर पहुंच गए। अयान ने चारों तरफ का जायजा लिया, हर कोना देखा, कोई हलचल नजर नहीं आई तो वो बिना वक्त गंवाए दीवार फांद कर घर के अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे अदील और रौनक ने भी वही रास्ता अपनाया और अब तीनों घर के अंदर थे। बूढ़ा शख्स एक कमरे में चारपाई पर लेटा आराम कर रहा था। उसकी आंखें तो देख नहीं सकती थीं, लेकिन उसके कान बेहद तेज थे। जैसे ही अयान की आहट दरवाजे के करीब से गुजरी, वो चौंक गया। उसने घर में किसी के दाखिल होने की आहट साफ महसूस की थी। अब वो समझ चुका था घर में कोई चोरी के इरादे से दाखिल हुआ है। लेकिन बूढ़ा शख्स उसी तरह चारपाई पर लेटा रहा, जैसे कोई गहरी नींद में सोया हो, ताकि देखने वाले को जरा सा भी शक न हो। अयान और उसके दोनों दोस्त इत्मीनान से उस कमरे में दाखिल हुए जहां कीमती सामान और अशर्फियों से भरा संदूक रखा था। अयान फौरन संदूक की तरफ बढ़ा और उसे खोलकर माल चुराने में मशगूल हो गया। मगर वो ये भूल गया था कि वो शख्स भले ही आंखों से न देख सके, मगर अपने घर के हर कोने से वाकिफ था। बूढ़ा बड़ी खामोशी से उठा। उसने धीरे धीरे चलकर उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, बिल्कुल बगैर आवाज किए। फिर वह लकड़ी के सहारे चलते हुए बाहर निकला और गली में जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। चोर, चोर, मेरे घर में चोर घुस आए हैं। उसकी आवाज सुनते ही आसपास के पड़ोसी जाग गए और दौड़कर वहां पहुंच गए। बूढ़े की बात सुनकर पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खोला, कमरे का किवाड़ तोड़ा और तीनों चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। फौरन तीनों को आंगन में मौजूद एक बड़े दरख्त से बांध दिया गया ताकि सुबह होते ही उन्हें काजी की अदालत में पेश किया जा सके। अब दोनों दोस्तों ने अयान की तरफ देखा और बड़ी ही शर्मिंदगी से कहने लगे, हम तुम्हारी वजह से आज इस मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं। काश हम न तो तुम्हारा साथ देते और न ही आज इस तरह जलील होते। उनमें से एक ने कहा, अब तो बस अल्लाह ही बचाए, मगर हम कल कलाजी की अदालत में साफ इनकार कर देंगे कि हमारा इरादा चोरी करने का नहीं था। हम तो बस तुम्हारे साथ ऐसे ही चल दिए थे। दूसरे ने भी हामी भरी, हाँ, हम कहेंगे हमें तो नहीं मालूम था कि तुम चोरी करने वाले हो। अयान ने उनकी बात सुनकर सर झुकाया और कहा, तुम सही कह रहे हो,
हमें सबको मुकर जाना चाहिए। कोई भी नहीं मानेगा कि असली चोर कौन है। इससे काजी परेशानी में पड़ जाएगा और शायद हमारे हाथ कटने से बच जाए। तीनों अब दरख्त से बंधे बैठे थे, मगर उनके दिलों में डर और पछतावे की लपटें उठ रही थीं। अगले दिन तीनों को काजी की अदालत में पेश किया गया। सबकी निगाहें उस बूढ़े शख्स पर थीं जो लकड़ी के सहारे धीरे धीरे चलकर काजी के सामने आया। उसने कहा, काजी साहब, मैं एक नाबिना आदमी हूं। मेरी आंखों की रोशनी बहुत साल पहले चली गई थी। मेरा एक बेटा है जो तिजारत के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ है। मैं इन दिनों अपने घर में अकेला रहता हूं। बीती रात ये तीनों मुंह गरीब को अकेला जानकर मेरे घर में चोरी करने घुसे। अल्लाह का करम था कि मैं उनकी आहट समझ गया और वक्त रहते उन्हें कमरे में बंद कर दिया। ये लोग चोर हैं और इरादा ये चोरी इन पर साबित है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इन चोरों को वही सजा दी जाए जो हमारे शरीयत के कानून में तय है। इनके हाथ काट दिए जाए ताकि ये सबक बने और आगे कोई भी शख्स चोरी करने से पहले 1000 बार सोचे। अब काजी उन तीनों की तरफ मुखातिब हुआ और सख्त लहजे में कहा, क्या तुम लोगों के पास अपनी सफाई में कुछ कहने को है? इस पर हर एक दोस्त बारी बारी से बोल पड़ा। पहला बोला, मैं चोर नहीं हूं। मैंने तो इन दोनों के कहने पर इनका साथ दिया। मैंने किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया। दूसरा झट से बोला, झूठ है। इसने ही कहा था कि चलो साथ दो, बहुत माल मिलेगा। मैं तो बस इसके कहने पर गया था। असल चोर यही है। तीसरे ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों झूठ बोल रहे हैं। मैं तो बस दरवाजे पर खड़ा था। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये क्या करने वाले हैं। तीनों दोस्त एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि वही चोर हैं। काजी साहब की पेशानी पर बल पड़ गए। उन्होंने एक नजर बूढ़े शख्स पर डाली और फिर बोले, अब मेरे लिए यह तय करना मुश्किल होता जा रहा है कि इन तीनों में से असल चोर कौन है। बूढ़े ने फिर सिफारिश करते हुए कहा, हुजूर, मैं कहता हूं कि ये तीनों ही चोर हैं। ये तीनों मेरे घर में चोरी की नीयत से दाखिल हुए थे। मेरी इल्तिजा है कि इन तीनों के हाथ काटे जाएं, तभी इंसाफ होगा। लेकिन काजी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, नहीं, हाथ सिर्फ उसी का काटा जाएगा जो असल चोर हो। लेकिन ये तीनों ही इल्जाम एक दूसरे पर डाल रहे हैं। जब तक यकीनी तौर पर यह साबित न हो जाए कि चोर कौन है, मैं ऐसा हुक्म नहीं दे सकता। फिर उसने गुस्से से उन तीनों को देखा और कहा, तुम में से जो भी चोर है, बेहतर है कि अपना जुर्म खुद कबूल कर ले, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। काजी साहब ने हर मुमकिन कोशिश की, सवालात किए, जिरह की, डराया भी, लेकिन तीनों अपने अपने बयान पर कायम रहे। किसी ने भी जुर्म कबूल नहीं किया। काजी ने जब देखा कि तीनों में से कोई भी अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा, तो उसने सोचा कि इनका कोई इम्तिहान लेना चाहिए, शायद कोई सुराग मिल जाए। काजी ने अपने बावर्ची को बुलाकर हुक्म दिया, इन तीनों को खाना पेश करो। बावर्ची ने सबसे पहले अयान के सामने गोश्त का एक प्याला रखा। अयान ने जरा सा निवाला लिया, मुंह में डाला ही था कि फौरन थूक दिया और बोला, ये तो किसी कुत्ते का गोश्त लग रहा है, मैं ये नहीं खा सकता। काजी ये सुनकर हैरान रह गया। उसने फौरन बावर्ची की तरफ देखा और पूछा, ये क्या बक रहा है? क्या वाकई ये कुत्ते का गोश्त है? बावर्ची ने कांपते हुए जवाब दिया, नहीं काजी साहब, ये गोश्त कुत्ते का नहीं है। मैं इसे एक कसाई की दुकान से लाया हूं। आप चाहें तो तस्दीक करवा सकते हैं। काजी ने फौरन कसाई को बुलवाया और सख्त लहजे में पूछा, क्या तुम अपनी दुकान पर कुत्ते का गोश्त बेचते हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा दूंगा। कसाई डर गया और कांपते हुए बोला, नहीं हुजूर, ये गोश्त एक बकरे का ही है, लेकिन इसमें एक अजीब बात जरूर है। जब ये बकरा पैदा हुआ था तो उसी वक्त इसकी मां मर गई थी। मैं परेशान था कि इसे पालूं कैसे। एक दिन देखा कि ये खुद ही एक कुतिया का दूध पीने लगा। मैंने उसे रोका नहीं, बल्कि उसी के साथ पलने दिया। बचपन से ही ये बकरा उसी कुतिया का दूध पीता रहा और कुत्तों के साथ ही बड़ा हुआ। शायद इसी वजह से इसके गोश्त में भी कुत्ते जैसी बू आ रही हो। कहाजी ने यह सुनकर अयान की जहनत पर हैरत से भर गया।
ये तो बड़े गौर और तजुर्बे से बात की है। इस शख्स की सूंघने की ताकत और तफ्तीश करने का अंदाज मामूली नहीं है। अब काजी को शुबा होने लगा था कि इन तीनों में जो सबसे ज्यादा होशियार है, शायद वही असल चोर है। अब काजी ने दूसरे दोस्त अदील के सामने दूध का एक प्याला रखवाया। अदील ने जैसे ही प्याले की तरफ देखा, उसने प्याले को हाथ भी नहीं लगाया और फौरन कहने लगा, मैं ये दूध नहीं पी सकता, इस दूध में जहर मिलाया गया है। काजी ने फिर हैरत से बावर्ची की तरफ देखा और गुस्से में पूछा, ये क्या कह रहा है? क्या वाकई दूध में जहर है? काजी ने हुक्म दिया कि दूध को किसी और बर्तन में उंडेल कर देखा जाए। जब दूध को एक साफ कटोरे में उंडेला गया तो सबके होश उड़ गए। दूध में एक मरी हुई छिपकली तैर रही थी। काजी भी हक्का बक्का रह गया। ये शख्स भी बड़ा होशियार है, अभी तक दूध को छका भी नहीं और इसे जहर का इल्म हो गया। अब काजी की नजर गौर से उस दूसरे दोस्त पर पड़ी। काजी के जहन में अब शक और भी गहरा हो गया था कि इन तीनों में से असल मुजरिम को पकड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि तीनों ही किसी न किसी अंदाज में जहीन और चालाक थे। अब तीसरे दोस्त रौनक के सामने खाने में चने पेश किए गए। उसने जैसे ही चनों की तरफ देखा, एक अजीब सा चेहरा बनाया और फौरन कहने लगा, मैं ये चने नहीं खा सकता। ये वही चने हैं जो पहले किसी घोड़े ने खाए हैं। अब उसी के बचे हुए चने मुझे खाने को दिए जा रहे हैं। ये सुनकर काजी फिर चौंक गया। उसने एक बार फिर बावर्ची की तरफ देखा और कहा, क्या ये भी सच कह रहा है? बावर्ची कुछ घबराया, फिर झिझकते हुए बोला, काजी साहब, हो सकता है ये शख्स सच कह रहा हो। कल मैंने आपके घोड़े को एक थैले से चने खिलाए थे। बाद में वही थैला मैं बावर्ची खाने में रखाया। वहीं पास ही एक दूसरा थैला भी पड़ा था जिसमें साफ चने रखे थे। आज गलती से शायद मैंने उसी थैले से चने निकाल लिए जिनमें से कल घोड़े ने खाया था। अब काजी बिल्कुल हैरानी में डूब चुका था। ये तीसरा भी उतना ही ज़हीन निकला जितने पहले दो थे। इनका दिमाग मामूली चोरों जैसा बिल्कुल नहीं है। काजी सोचने लगा, अगर ये तीनों ऐसे होशियार हैं तो ये बगैर किसी बड़ी चालाकी के चोरी नहीं कर सकते थे। लेकिन इनमें से असल चोर कौन है, ये तय करना बहुत मुश्किल है। काजी ने थोड़ी देर खामोशी में सबको देखा, फिर हुक्म दिया, इन तीनों को कैद खाने में डाल दो। अब इनका फैसला कल होगा। जब सब चले गए और काजी अपने कमरे में अकेला रह गया तो वो देर तक सोचता रहा, इनमें से असल चोर को कैसे पकड़ा जाए? कौन है जो वाकई गुनहगार है? रात धीरे धीरे गहराती गई और काजी उसी सोच में डूबा रहा। काजी का बेटा समीर अपने बाप को परेशानी में देख रहा था। कुछ देर वो खामोश रहा, फिर नरमी से बोला, बाबा, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, क्या बात है? काजी ने गहरी सांस ली और फिर सारा माजरा सुनाया। काजी का बेटा समीर थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, बाबा, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं भी एक कोशिश कर सकता हूं? कहो बेटा, क्या करना चाहते हो? बस एक बार मुझे इन तीनों से बात करने दीजिए। शायद मैं कुछ ऐसा कर सकूं जो हकीकत को सामने ले आए। अगली सुबह काजी की अदालत में फिर से वही तीनों शख्स पेश किए गए। इस बार अदालत में काजी के साथ उसका बेटा भी मौजूद था। काजी के बेटे ने मुस्कुराते हुए तीनों की तरफ देखा और नर्म लहजे में कहा, मैं तुम लोगों को एक किस्सा सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। एक शहर में एक लड़की अपने शौहर के साथ रहती थी। उसका शौहर मजदूरी करता था। एक दिन लड़की को अपने मायके से खत मिला कि उसके वालिद की तबीयत बहुत नाजुक है, अगर फौरन इलाज ना कराया गया तो जान भी जा सकती है। शौहर के पास ज्यादा पैसे तो न थे, लेकिन उसके पास एक बकरी थी। उसने वो बकरी बेचकर पैसे अपनी बीवी को दिए और कहा, तुम फौरन गांव चली जाओ और अब्बा का इलाज करा दो। लड़की पैसे लेकर रवाना हो गई। रास्ते में उसे एक शख्स मिला। लड़की को अकेला पाकर उसकी नीयत बिगड़ गई और उसके दिल में उसके साथ बुराई करने का ख्याल आया। उसने उसके साथ बुराई करने की कोशिश की। लड़की ने अपने हालात बताए और कहा, तुम्हारे घर में भी माँ बहन बेटी होंगी, अल्लाह के वास्ते मुझ पर रहम करो। उस शख्स के दिल पर असर हुआ। उसने माफी मांगी और उसे जाने दिया। थोड़ा और आगे गई
तो एक चोर मिल गया जो लोगों को लूट लिया करता था। उसने भी लड़की को रोक लिया और पैसे छीनने की कोशिश की। लड़की ने उसे भी अपने हालात बताए और इल्तिजा की। चोर का दिल भी पसीज गया और उसने भी उसे जाने दिया। लड़की गांव पहुंची, बाप का इलाज करवाया और उसकी जान बच गई। काजी का बेटा अब चुप हो गया। फिर वो बोला, अब तुम तीनों में से कोई मुझे ये बता सकता, उस लड़की पर असली एहसान किसने किया? काजी का बेटा समीर सबसे पहले अदील की तरफ मुतवज्जा हुआ और पूछा, तुम बताओ, उस लड़की पर सबसे बड़ा एहसान किसका था? अदील बोला, उसका शौहर ही असल मोहसिन था। अगर वो अपनी बकरी ना बेचता तो लड़की के पास सफर के लिए पैसे ही ना होते और वो अपने वालिद का इलाज भी ना करवा पाती। काजी का बेटा मुस्कुराया, फिर रौनक से पूछा, और तुम क्या सोचते हो? रौनक ने इत्मीनान से जवाब दिया, मैं समझता हूं असल एहसान उस बदकिरदार शख्स का था जिसने बुराई का इरादा तो किया मगर लड़की की हालत सुनकर अफसोस किया और उसे इज्जत से जाने दिया, क्योंकि एक लड़की की इज्जत उसकी जान से भी बढ़कर होती है। अब कहाजी का बेटा आखिरी दोस्त अयान की तरफ मुड़ा। अब तुम बताओ, असल एहसान किसका था? अयान ने बेझिझक कहा, उस लड़की पर सबसे बड़ा एहसान उस चोर का था। अगर वो उसके पैसे छीन लेता तो वो लड़की अपने बाप का इलाज नहीं करवा पाती और शायद उसका बाप मर जाता। इसीलिए सबसे बड़ा एहसान उसी चोर का है। ये सुनते ही काजी का बेटा खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में बोला, काजी साहब, यही है असली चोर। काजी हैरान रह गया। काजी ने हैरत भरी निगाहों से अपने बेटे की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि अयान ही असली चोर है? काजी का बेटा समीर मुस्कुराया और बोला, बाबा, इंसान अक्सर उन्हीं आदतों को पसंद करता है जो उसके अपने अंदर होती हैं। अयान ने सीधे उस चोर की तारीफ की जो लोगों का माल लूटता था। यह साबित करता है कि वो खुद भी ऐसा ही है। यही उसकी सोच है और यही उसकी फितरत। काजी ने सर हिलाया और फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस शख्स की अच्छी खातिरदारी करो और जरा सच का पता लगाओ। जब सिपाहियों ने अयान पर सख्ती की, उसे सवालात से घेरा, वक्तन फवक्तन तनकीद की और दबाव बढ़ाया तो आखिरकार अयान का सब्र जवाब दे गया। उसने सब कुछ सच सच कबूल कर लिया। हाँ, मैंने ही उस बूढ़े के घर चोरी करने की योजना बनाई थी। अदील और रौनक मेरे साथ थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरा साथ दिया। असल चोर मैं ही था। जब ये बात काजी के सामने पहुंची तो काजी ने बुलंद आवाज में फैसला सुनाया, अयान का एक हाथ काट दिया जाए ताकि लोगों को इबरत हो कि जो हाथ हराम में उठे वो हमेशा के लिए काट दिया जाए। और फिर अदील और रौनक की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों ने चोर का साथ दिया, इसलिए तुम्हें 3-3 साल की कैद की सजा दी जाती है ताकि तुम दोबारा किसी गुनाहगार के हमराज न बनो। काजी की अदालत से जब अयान का हाथ कटा और अदील और रौनक को कैद में भेजा गया तो पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग इस फैसले को सुनते ही कांप उठे। हर कोई कह रहा था, कानून ने आज सच में इंसाफ किया है। न सिर्फ चोर को सजा मिली बल्कि उन लोगों को भी जो चुपचाप उसकी मदद कर रहे थे। इस वाकये के बाद शहर में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में एक बहुत बड़ी आवाज छुपी थी, सबकन की आवाज। लोग अब अपने बच्चों को ये किस्सा सुनाकर कहते, देखो बेटा, बुराई सिर्फ वो नहीं जो चोर करता है, बुराई वो भी है जो उसका साथ देता है। जो गुनाह को देखकर चुप रहे वो भी गुनाहगार है। इस कहानी ने 3 बड़ी बातें सिखाई। हर बुराई का अंजाम जरूर होता है, चाहे वो कितनी भी चालाकी से की गई हो। अयान ने चालाकी दिखाई, दूसरों पर इल्जाम डाला, लेकिन आखिर में हक सामने आकर ही रहा। बुराई का साथ देना खुद बुराई करने जितना बड़ा गुनाह है। अदील और रौनक ने खुद चोरी नहीं की, लेकिन अयान का साथ दिया और वो साथ उन्हें जेल तक ले गया। जो गुनाहगार का साथी हो वो भी गुनाहगार ही कहलाता है। हक और सच की राह देर से दिखती है, मगर एक बार जब सामने आती है तो हर झूठ बेजार हो जाता है। काजी के बेटे समीर की समझदारी और सब्र से सच्चाई सामने आई। ये भी सीख है कि हिकमत और दिमाग से बड़ा झूठ भी बेनकाब हो सकता है। और आखिर में, अगर तुम्हारे सामने जुल्म हो रहा हो और तुम चुप रहो तो याद रखो, तुम्हारी खामोशी तुम्हारे खिलाफ
गवाही बन जाएगी। कभी भी बुराई से डरकर उसका साथ मत दो, क्योंकि बुराई का साथ देना इंसान को बर्बादी के दरवाजे